हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जैगम अब्बास और आज हमारा टॉपिक हार्डी वेनबर्ग लॉ। सबसे पहले जो चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट हैं उसी को ही हम देख लें, उन्हीं को समझ लें तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर दो साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है, जिस तरह ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे हार्डी और जर्मन फिजिशियन वेनबर्ग। दोनों ने इंडिपेंडेंटली काम किया किसी जीन फ्रीक्वेंसी पे या अलील फ्रीक्वेंसी पे, और दोनों की जो फाइंडिंग्स थी वो कुछ सेम ही है। लिहाजा हम इस थ्योरम को ओवरऑल हार्डे वेनबर्ग थ्योरम या हार्डे वेनबर्ग लॉ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अगर हार्डी का भी आपको पता चल गया, साइंटिस्ट है, वेनबर्ग का भी। लॉ के हवाले से बात आए तो एक थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि अच्छा कंसेप्ट है कि हम जब मैट्रिक लेवल पे खुद भी पढ़ते हैं, बच्चों को भी पढ़ाते हैं कि बायोलॉजी में सिर्फ दो ही लॉ हैं, एक हार्डी वेनबर्ग लॉ और दूसरा मेंडल के लॉ। उसके बाद फिर जहन में यही आता है कि बाकी जितनी भी फाइंडिंग्स है, बाकी जितना भी काम है, वो भी इस लेवल पे नहीं पहुंचा कि हम उसको लॉ कह रहे हों। तो यहाँ पर एक थोड़ी सी जो अहम बात है वो आपको ये बता दें कि लॉ से मुराद वो है जो कोई मैथमेटिकल काम हो, उसको हम आमतौर पे लॉ कहते हैं। इससे मुराद ये नहीं है कि बाकी जितनी भी हम बायोलॉजी में थ्योरीज पढ़ते हैं उनका भी स्टैंडर्ड लो है या वो अभी लॉ तक नहीं पहुंची और ये इनका स्टैंडर्ड कुछ हाई है और ये लॉ तक पहुंच गए हैं। ठीक है, तो लॉ हमेशा उसी को कहते हैं। इस तरह यहाँ पर हम देखेंगे कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है तो ये लॉ है। इस तरीके से मेंडल मैथमेटिशियन था, उसका भी जो काम था वो कुछ मैथमेटिकल है, ठीक है, स्टैटिस्टिकल है, इसलिए हम उसको लॉ कह रहे होते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि ये बाकी सारी जो थीरीज है उनसे कुछ सुपीरियर है। क्योंकि मैं वो लास्ट टाइम पढ़ रहा था एक बार, जो उसका काम है, डार्विन का काम है, ठीक है, डार्विन की जो थीरीज है, वो कहा जाता है कि जो आइंस्टाइन है या जो न्यूटन है उनके लेवल का जो काम है वो वही सेम हम कहते हैं कि उसका काम है, डार्विन का काम है। खैर, हम अपने ही टॉपिक की तरफ आते हैं कि यहाँ पर ये बता रहा है कि जीन फ्रीक्वेंसी या जीनोटाइप जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। किसी भी पॉपुलेशन के अंदर अलील फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है जब तक चंद एक फैक्टर्स जो हैं वो उसको इंटरफेयर ना करें या इंटरप्ट ना करें या उसको चेंज ना करें। ठीक है, वो कौन कौन से फैक्टर हैं? सिलेक्शन है, माइग्रेशन है, म्यूटेशन है। ये बड़े फैक्टर में से हैं कि अगर ये फैक्टर्स इफेक्ट ना करें, सिलेक्शन आर्टिफिशियल है, ये नेचुरल है, माइग्रेशन है, म्यूटेशन है, ये फैक्टर्स अगर इफेक्ट ना करें तो किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो अलील फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहती है? हमेशा कांस्टेंट रहती है। और मजीद वो कहते हैं कि जो मेटिंग है वो भी इस पॉपुलेशन में रैंडम रहे। रैंडम से मुराद क्या है कि जितने भी इंडिविजुअल है सबके पास इक्वल चांस है मेटिंग का, उसको हम नाम देते हैं रैंडम मेटिंग का। अगर हम कहते हैं इक्वल चांस ना हो तो हम उसको नॉन रैंडम मेटिंग का नाम देंगे। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि जो पॉपुलेशन इज चंद एक यहाँ पर कहते हैं कि लॉ, जो लास्ट लाइन है, हार्डी वेनबर्ग लॉ डिपेंड्स द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम फॉर इट्स फुल अटेनमेंट। मतलब चार से पांच पॉइंट बताए हुए हैं आपको कि पॉपुलेशन इज क्या होनी चाहिए? लार्ज होनी चाहिए, स्मॉल पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए। एंड मेट एट रैंडम, रैंडम से मुराद ये है कि जितने भी इंडिविजुअल हैं सबके पास इक्वल चांस हो मीटिंग का। और दूसरी बात यह है कि पॉपुलेशन लार्ज हो, तब हम कहते हैं कि वहां पर अलील फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। अब लार्ज पॉपुलेशन क्यों कहा क्या? क्योंकि कहते हैं, अगर हम कहते हैं कि स्मॉल पॉपुलेशन है, वहां पर एक म्यूटेशन जो है, म्यूटेशन भी क्या करती है? अलील फ्रीक्वेंसी को क्या कर देगी? चेंज कर देगी। अगर पॉपुलेशन लार्ज है तो हम कहते हैं कि वहां पे म्यूटेशन जैसे फैक्टर जो है वो कम से कम अलील फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर पाएंगे। और नो सिलेक्शन ऑपरेट, ठीक है, ऑपरेटिव मतलब ऐसा नहीं है कि चंद एक मेंबर्स हैं, हम उनको क्या कर रहे हैं? चांस दे रहे हैं कि हाँ जी, इनके अंदर आप कह सकते हैं कि कुछ अच्छे ट्रेड्स मौजूद हैं, उनको जिसे कहते हैं कि हम आर्टिफिशियली तौर पर मेटिंग के चांस ज्यादा दें। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि कुछ मेंबर जो हैं वो उनके पास ज्यादा चांस हो मेटिंग का और दूसरों के पास कम चांस हो, तब भी हम कहते हैं कि अलील फ्रीक्वेंसी जो है पॉपुलेशन में कांस्टेंट नहीं रहेगी। और पॉपुलेशन इज क्लोज, क्लोज से क्या मुराद है कि वहां पर ऐसा नहीं है कि दूसरी पॉपुलेशन के इंडिविजुअल का आना जाना है। जब भी आना जाना चला लगा रहता है
तब भी अलील फ्रीक्वेंसी क्या होती है, चेंज होती है। मतलब कोई इंडिविजुअल वहां से किसी और पॉपुलेशन में माइग्रेट कर जाए या किसी और पॉपुलेशन से इंडिविजुअल यहाँ पर जो आप पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं उसमें माइग्रेट करके आ जाएंगे, तब भी हम कहते हैं क्योंकि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो नेक्स्ट आने वाली जनरेशन के अंदर आपको अलील फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो चेंज होती हुई दिखाई देगी। और नो म्यूटेशन, म्यूटेशन का भी ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ये भी अलील फ्रीक्वेंसी क्या करती है, चेंज करती है। Meiosis is normal. Meiosis is normal process है, so that chance is the only factor operative in gametogenesis। मतलब meiosis जो है उसकी वजह से हम कहते हैं allele frequency जो है वो चेंज नहीं होगी। जेनेटिक इक्विलिब्रियम में क्या बताया है, as shown by the Hardy-Weinberg, allele segregation in a population tend to establish an equilibrium with reference to each other. Thus, if two alleles should occur in equal proportion in a large isolating breeding population and neither had a selective or mutational advantage over the other, they would be expected to remain in equal proportion generation after generation। वही बात की है कि अगर आप कोई भी दो पॉपुलेशन जो है उनके अंदर आप किसी एक ट्रेट को ले लेते हैं, ठीक है, उस ट्रेट के अंदर जो अलील की फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, और वो कहते हैं उस ट्रेट के अंदर जो जीन के कितने पॉसिबल अलील हैं, दो ही अलील हैं, ठीक है। फर्ज किया हम क्या बात कर लेते हैं कि मेंडल के काम की बात कर लेते हैं, जैसे उसने कहा था कि सीड शेप की बात की थी, वो क्या है, एक ट्रेट है, तो उसमें एक हमने कहा था राउंड है और रिंकल्ड है, दूसरा तीसरा कोई फिनोटाइप नहीं है या तीसरा कोई अलील मौजूद नहीं है। तो अगर आप किसी भी दो पॉपुलेशन के अंदर किसी एक ट्रेट को स्टडी कर रहे हैं जिसकी पॉसिबल अलील कितनी है, दो हैं, तो वो कहते हैं कि वहां पर जनरेशन आफ्टर जनरेशन अलील फ्रीक्वेंसी दोनों ही पॉपुलेशन के अंदर जो ओवरऑल उसकी परसेंटेज है, क्योंकि हम कहते हैं कि वक्त के साथ साथ नंबर ऑफ इंडिविजुअल तो बढ़ते जा रहे हैं, पहले अगर 10 थे, 10 से 20, 20 से मुराद 50, फिर 100, 1000 होते जाएंगे। जैसे इंडिविजुअल बढ़ते जा रहे हैं तो उसके अंदर हम कहते हैं अलील की तादाद तो बढ़ रही है, लेकिन जो उनकी फ्रीक्वेंसी है, जो उनकी रेशो है, वो हमेशा सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, जब तक हम कहते हैं माइग्रेशन, म्यूटेशन या सिलेक्शन जो है, इस तरह के फैक्टर जो है वहां पर हम कहते हैं कि इफेक्ट ना करें। अच्छा, इस सारी बात को कहने का हमारा इसमें मकसद क्या है, ठीक है, बार बार कोशिश कर रहे हैं, बार बार हम इस बात पे जोर दे रहे हैं कि अलील फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है अगर ये फैक्टर जो है वो इफेक्ट ना करें। लेकिन नेचुरली तौर पर आप मुझे बताएं, कोई भी ऐसी पॉपुलेशन, कोई भी पॉपुलेशन, इंसानों की है, प्लांट्स की है, जानवरों की, किसी पॉपुलेशन को हम स्टडी कर रहे हैं, क्या वहां पर ये फैक्टर असरअंदाज नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, कोई ना कोई फैक्टर वहां पर लाजमी असरअंदाज होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम मीटिंग की बात कर लें तो मीटिंग के भी आपको पता है किसी भी पॉपुलेशन के अंदर इक्वल चांस नहीं होते। या हम सादा अल्फाज में बात कर लें कि एक बंदा यहाँ पर हमारे यहाँ दो दो शादियां कर रहे हैं, तीन तीन कर रहे हैं, चार कर रहे हैं, उसके मुकाबले में किसी और हम इंडिविजुअल को देख लेते हैं, चाहे चंद एक और इंडिविजुअल को देख लेते हैं कि वो हम कहते हैं कि वो बामुश्किल एक ही शादी कर पाते हैं या बाजू बात एक भी नहीं कर पाते। तो इस हिसाब से हमारा मकसद क्या है, इससे मुराद ये है कि जब भी ये फैक्टर असर अंदाज होंगे तो हम कहते हैं अलील फ्रीक्वेंसी जो है या अलील की ओवरऑल रेशो जो है वो चेंज होगी। जब अलील की रेशो या फ्रीक्वेंसी किसी भी पॉपुलेशन में चेंज हो रही होती है, ठीक है, तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि उसके अंदर एवोल्यूशन जो है वो लाजमी तौर पर हो रही होती है, ठीक है। मतलब बताने का मकसद ये है कि जैसे जैसे अलील फ्रीक्वेंसी चेंज होती जाती है, ठीक है, उस हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि उस जो अलील मौजूद होते हैं उस हिसाब से अडाप्टेशन आ रही होती हैं उन जानदारों के अंदर, और वक्त के साथ साथ वहाँ पर हम कहते हैं कि एवोल्यूशन भी जो है लाजमी तौर पर हो रही होती है। खैर, हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ है हमारे लिए पढ़ने के लिए। जी, ये टॉपिक थोड़ा मैं एफएससी की ही बुक से ही लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि आपको एग्जांपल दी हुई है कि किसी भी, उसने कहा एक प्लांट है और उसके अंदर हम एक ही करेक्टर यानी कि एक ही ट्रेट को स्टडी कर लेते हैं, और वो ट्रेट क्या है, फ्लावर कलर,
ठीक है। तो किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है, एक पॉपुलेशन है ट्रीज की, सपोज हम कहते हैं कोई भी किसी भी स्पीशी का वहां पर प्लांट है, तो उनकी तादाद जो है, जितने भी जो बातें हाईलाइट की हुई है, यही हमारा मेन टॉपिक है, इसी को देखिएगा, इसी को आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। 500 प्लांट्स है, ठीक है। प्लांट की तादाद, इनके इंडिविजुअल की तादाद कितनी है? 500 है। और उनके पास जो हम ट्रेड जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो कौन सा है? फ्लावर कलर, एक ही ट्रेड स्टडी करने जा रहे हैं। पहले बताया है कि हम जो बात चंद एक शराइत देखने जा रहे हैं कि उसकी कितनी अलील हैं? 2 अलील हैं। मतलब एक किसको शो कर रही है? पिंक कलर को, और दूसरी किसको? वाइट कलर के, यानी कि वाइट कलर के फ्लावर जो है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो 500 प्लांट्स है, तो फ्लावर कलर के लिए कितने पॉसिबल अलील होंगे? 1000 अलील जो है वो मौजूद होंगे। ओके हो गई बात। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वहां पर जो 20 है, 20 आप कहेंगे प्लांट ऐसे हैं जिनके क्या हैं? 500 में से 20 जिनके वाइट फ्लावर्स हैं, जबकि बाकी के जो 480 हैं, 480 प्लांट्स हैं, उनमें हम कहते हैं कि जो फ्लावर का कलर क्या है? वो पिंक, पिंक फ्लावर्स हैं। तो अब ये देखते हैं हम अलील फ्रिक्वेंसी जो है यहाँ पे फाइंड करना चाहेंगे। 500 प्लांट है तो अलील कितने होंगे ओवरऑल? 1000 अलील जो है वो मौजूद होंगे। तो सबसे पहले हमने ये देख लेते हैं पिंक कलर के जो फ्लावर्स हैं उनमें अलील फ्रिक्वेंसी देख लेते हैं। हमने कहा कि 480 प्लांट्स हैं जो क्या कर रहे हैं? हम कहते हैं कि पिंक फ्लावर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं आउट ऑफ 500। तो 480 में से वो बता रहे हैं कि जो 320 हैं, ठीक है, ये हमें वैसे देखकर आइडिया नहीं होगा जब तक हमें उसका जीनोटाइप नहीं पता होगा। जो कहते हैं जो 320 है, वो कहते हैं कि ये होमोजाइगस हैं, ठीक है, मतलब उनके पास कैपिटल ए और कैपिटल ए ये अलील मौजूद है। जबकि 160 जो है वो हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस से मुराद ये है कि एक डोमिनेंट अलील है, दूसरा रिसेसिव अलील है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि जो पिंक कलर के लिए या भी जो डोमिनेंट अलील है ए है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड करना चाहेंगे। डोमिनेंट अलील अकाउंट फॉर, वो कहते हैं 800 ऑफ दीज जीन्स। 320 क्या है? 320 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 640 जो है वो हमारे पास होमोजाइगस, मतलब कैपिटल ए और कैपिटल ए मौजूद है। दोबारा से देखिएगा, मैंने आपको कहा 500 प्लांट्स हैं, तो 500 में से 480 क्या कर रहे हैं? पिंक कलर के फ्लावर जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें भी ये बताया कि जो 480 में से जो 320 हैं, उनके पास होमोजाइगस डोमिनेंट अलील मौजूद है, और बाकी 160 के पास कितना क्या मौजूद है? वो हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर मौजूद हैं। अब इसमें ये हमने देखा कि सबसे पहले बात कर रहे हैं डोमिनेंट अलील की, ठीक है, कि 800 ऑफ दिस जीन, ठीक है, 800 बताया कि कितने अलील है टोटल? 1000 जीन्स मौजूद हैं और या अलील मौजूद हैं। उनमें से जो 800 है, उनकी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो कहते हैं 320 मल्टीप्लाई बाय 2। ये मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया? क्योंकि हम अलील की बात कर रहे हैं। ये 320 क्या है? ये वो हैं जिनके पास दोनों अलील क्या है? डोमिनेंट फॉर्म में मौजूद है, मतलब कैपिटल ए और कैपिटल ए। तो ये इन अलील की तादाद कितनी होगी? 640 होगी। इस तरीके से जो दूसरा है, जो हमने कहा हेट्रोजाइगस कंडीशन में मौजूद है, उसमें मैंने आपको लिखा है 160 मल्टीप्लाई बाय 1। अब ये नाइंसाफी है, वहां पे 320 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है और इधर 160 को 1 से मल्टीप्लाई किया है। इसकी क्या रीजन है? इसकी रीजन ये है कि ऑलरेडी बता चुका हूं कि 320 वो हैं जो होमोजाइगस डोमिनेंट है, मतलब कैपिटल ए, और हम दोनों को यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? वहां को इस पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों अलील्स को, तो इसलिए 320 को 2 से मल्टीप्लाई किया। नीचे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं जहाँ फ्लावर बना हुआ है, कैपिटल ए है, एक 320 है, दूसरा 320 है, तो हमने 320 और 320 दोनों को ऐड किया या 320 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 640 ऐसे लील मौजूद होंगे जो कैपिटल ए की फॉर्म में मौजूद है। दूसरा है हेट्रोजाइगस कंडीशन, मतलब एक डोमिनेंट लील है, दूसरा रिसेसिव है। तो इसलिए 160 को 1 से मल्टीप्लाई किया। ओवरऑल 160 इंडिविजुअल आपके पास ऐसे हैं जिनके जिनके पास एक डोमिनेंट अलील जो है वो मौजूद है। तो खैर 640 और जो 160 दोनों मिलाकर हमारे पास कितने अलील आ गए? 800 अलील हमारे पास वो आ गए जो कैपिटल ए के फॉर्म में मौजूद है। बाकी के जो 200, जाहिर बात है 1000 थे, बाकी के जो 200 हो गए वो कौन से होंगे? वो आपके पास रिसेसिव अलील जो है उसको शो कर रहे हैं।
तो 800 को हम 100 से जब डिवाइड करेंगे तो 80% आपके पास कौन से हैं? आपके पास डोमिनेंट एलील मौजूद है, बाकी के 20% आपके पास रिसेसिव एलील है। 20% से मुराद क्या है? 20 को आपने 100 से डिवाइड किया तो 0.2 ये आपके पास जो रिसेसिव एलील है उसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो कैपिटल ए जैसा कि टेक्स्ट में लिखा हुआ है उसको 64% मतलब 0.64 बनाया। ये कैसे बताया है? हम इसको यहाँ पर डायग्राम से ही देख लेते हैं। एक एलील की मैंने आपको फ्रीक्वेंसी बता दी है, एक की मतलब कैपिटल ए की वो कितनी है? 80%। 80% से मुराद क्या है? 0.8 है। ठीक है, परसेंट से मुराद 100 से डिवाइड करते हैं तो 0.8 आ जाती है। तो कैपिटल ए 0.8 और 0.8 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0.64 ये आपके पास डोमिनेंट एलील है। इस तरीके से जो दूसरा है आपके पास हेट्रोजाइगस कंडीशन है, वहां पर ये देखिएगा कि यहाँ पर 0.32 बताया हुआ है। 0.32 से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि 0.16। ठीक है, इसको आपने मल्टीप्लाई किया है किसके साथ? आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 0.32 ये आपके पास हेट्रोजाइगस जो अलील है उसकी आपके पास रेशो आ जाती है। इस तरीके से जो दूसरा है आपके पास सुमाल है, यहाँ पर इसकी वैल्यू 0.04। 0.04 कहाँ से आया? 0.2 को आप 0.2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर 0.04 आ जाएगा। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है किस चीज की? रिसेसिव एलील की। ठीक है, तो अब ओवरऑल इनको ऐड करेंगे। ठीक है, डोमिनेंट एलील जो है हमने कहा एक आपके पास 0.64 है। इसी तरीके से हेट्रोजाइगस कंडीशन में आपके पास जो डोमिनेंट एलील है वो हमने कहा कितना है? 0.16 है। इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है, तो आपके पास 0.8 आ गया। इसी तरीके से जो दूसरा है हमने रिसेसिव कहा, रिसेसिव आपके पास 0.04 है और एक और भी रिसेसिव है हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी है, उसकी रेशो हमारे पास कितनी है? वो हमारे पास 0.16 है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? ये आपके पास 0.2 ही आ जाएगा। मतलब 0.16 प्लस 0.04 ये आपके पास 0.2 आ जाएगा। तो ये आपके पास है एक डोमिनेंट अलील और दूसरा जो रिसेसिव अलील है उसकी आपको यहाँ पर फ्रिक्वेंसी जो है वो आपको बताई हुई है। ठीक है, अगर हम फर्दर गैमीट्स देख लेते हैं, स्पर्म है, एग है, तो कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों सूरतों में देख लेंगे, वहां पे भी कैपिटल ए स्मॉल ए। तो एक जो हम कहते हैं लील है डोमिनेंट है उसको आप पी से शो कर सकते हैं, जो रिसेसिव है उसको आप किस से? क्यू से भी शो कर सकते हैं। फर्दर नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि मजीद इसके बारे में क्या बताया हुआ है। ये नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इससे मुराद क्या है कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर अलील फ्रीक्वेंसी जो है मैंने आपको पहले बता दिया वो कांस्टेंट रहती है, वो 1 के इक्वल होती है। मतलब अगर आप कह सकते हैं कि हम बात कर रहे थे एक ट्रेड की बात कर रहे थे, उसमें पॉसिबल 2 अलील थे, एक डोमिनेंट है दूसरा रिसेसिव है। तो डोमिनेंट की अगर हम कहते हैं ओवरऑल फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है और रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है, तब भी एलील फ्रीक्वेंसी ओवरऑल कितनी आती है? आपके 1 के बराबर ही आती है। आप इसको देख सकते हैं कि जो डोमिनेंट है उसको पी स्क्वायर से और जो रिसेसिव है उसको क्यू स्क्वायर से शो किया और जो हेट्रोजाइगस है उसको 2pq उससे शो किया। तो जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि डोमिनेंट की 0.64 और जो रिसेसिव है उसकी 0.04 और जो हेट्रोजाइगस है उसकी 0.32 है, ये 1 के इक्वल है। तो अगर आप यहाँ पर क्या करेंगे, किसी एक अलील की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे, मिसाल के तौर पे डोमिनेंट को बढ़ाते जाते हैं, तब भी ये 1 के, रिसेसिव खुद ब खुद कम होता जाएगा, तब भी ये 1 के इक्वल आएगी। और अगर आप रिसेसिव को बढ़ाते जाते हैं तो डोमिनेंट जो है हम कहते हैं कि वो जो है वो कम होता जाएगा, तब भी अलील फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आएगी? हमेशा 1 के इक्वल आएगी। अच्छा, हम उन फैक्टर की बात करेंगे जो खास तौर पे अलील फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं या कर सकते हैं किसी भी पॉपुलेशन के अंदर। कौन से है? सबसे पहले म्यूटेशन बताया हुआ है, नेक्स्ट पेज के अंदर आएंगे तो म्यूटेशन बताया हुआ है, उससे बताया है कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल चेंजेस। हमें ये भी पता है कि हमारे पास एक कोई भी जीन है
उसके पॉसिबल जितने भी अलील है, चाहे वो 1 है, 2 है, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, वो सारे के सारे अलील जो हैं उसका सोर्स क्या है? उसका एक ही सोर्स होता है, वो क्या है? म्यूटेशन। लेकिन पहले बता चुका हूँ कि अगर एक बड़ी पॉपुलेशन है तो उसके अंदर म्यूटेशन अगर हो भी रही है तो अलील फ्रीक्वेंसी को इस हद तक चेंज नहीं करती। ठीक है, स्मॉल पॉपुलेशन है, उसके अंदर हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फैक्टर है म्यूटेशन। माइग्रेशन की बात करेंगे, हम कहते हैं माइग्रेशन एक उसने बताया कि पोटेंट एजेंट है, कि बहुत बड़ा एजेंट है जो किसी भी पॉपुलेशन के अंदर चेंज कर देता है किस चीज़ को, अलील फ्रीक्वेंसी के अंदर। तो उसकी रीज़न क्या है आपको बता चुका हूँ कि कोई भी इंडिविजुअल जब पॉपुलेशन को छोड़ के जाएगा या वहाँ पर या जो पॉपुलेशन आप स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर बाहर से किसी और पॉपुलेशन से इंडिविजुअल आते हैं, वहाँ पे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उससे नेक्स्ट आने वाली जनरेशन में अलील फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? हमेशा चेंज हो जाती है। जेनेटिक ड्रिफ्ट, इससे भी मुराद क्या है? चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील एट ए लोकस दैट अकर बाय चांस इन स्मॉल पॉपुलेशन। वही बता चुके हैं कि सच लोकेशन में लीड टू लॉस ऑफ पार्टिकुलर अलील। और अगर हम कहते हैं लार्ज पॉपुलेशन है तो वहां पर हम कहते हैं कि इसका इतना ज्यादा कोई रोल नहीं है। नॉन रैंडम मेटिंग, ठीक है, ये बात भी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी पॉपुलेशन के पास इक्वल चांस होना जरूरी है किस चीज़ के लिए, कि अलील फ्रिक्वेंसी को मेंटेन करने के लिए। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि बाज़ औक़ात क्या होता है, बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ इंडिविजुअल जो है वो ज़्यादा रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, जबकि उसी पॉपुलेशन के दूसरे इंडिविजुअल जो है उनके पास चांस कम होता है या वो चांस कम अवेल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से भी हम कहते हैं कि काफ़ी हद तक अलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। टेक्स्ट में क्या लिखा है? कहता है इन ब्रीडिंग इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म, इट डज़ नॉट अल्टर द अलील फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बट लेसन द प्रोपोर्शन ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल। इंडिविजुअल विद सर्टेन जीनोटाइप समटाइम मे more common than would be expected on a random basis. This is called non-random mating, causing the frequency of particular genotype to differ greatly from those predicted by the Hardy-Weinberg थ्योरम। ठीक है, तो यही बताया कि नॉन रैंडम मेटिंग जो है वो हमेशा क्या करती है? अलील फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देती है। अच्छा, उसके बाद सबसे एंड है सिलेक्शन। सिलेक्शन भी दो तरह की है, एक आर्टिफिशियल होती है, दूसरी नेचुरल होती है। नेचुरल सिलेक्शन आर्टिफिशियल में तो जिस तरीके से हम अपने डिजायर्ड ट्रेट रखने वाले जानदारों को क्या करते हैं, ज़्यादा मौका देते हैं रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने का, उससे भी क्या होता है फ्रिक्वेंसी किसी पॉपुलेशन में चेंज होते हैं। या नेचर में भी बात करें तो हम पहले भी बात नेचुरल सिलेक्शन की जब बात करते हैं तो वहाँ पर ये कहते हैं कि बाज़ या हम कहते हैं कि नेचर जो है वो कुछ इंडिविजुअल को ज़्यादा मौका दे रही होती है रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने का। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि देखें ये भी डिपेंड करता है आपके जीनोटाइप पे। इसकी सादा सी एग्जांपल आप अक्सर मैट्रिक की बुक्स में आप पढ़ते हैं कि 2 तरह की फ्लाइज़ थी, एक का कलर डार्क था और दूसरी का कलर व्हाइट था। तो वो जब ऐसे दरख्तों पर बैठती थी जिनका कलर डार्क है, तो उनके प्रेडेटर जो है वो उनको आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाते थे। तो जिसकी वजह से जो ब्लैक वाली हैं उनकी तादाद बढ़ती गई, जो व्हाइट वाले हैं हम कहते हैं कि उनकी तादाद कम होती गई फ्लाइज़ की। तो उसकी रीज़न एक ही कि जो प्रोग्राम उनके जीन्स के अंदर मौजूद है वो ही डिसाइड करता है कि इस जो पॉपुलेशन है या इस पॉपुलेशन के इंडिविजुअल हैं कि क्या वो इस एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये एक टॉपिक था जिसे कहते हैं हार्डी-वेनबर्ग लॉ के हवाले से। तो इसमें आपका कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्कस करेंगे तो फिर ही हम मज़ीद जिसे कहते हैं कुछ पॉइंट तक पहुँच पाएँगे। किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप आस्क कर सकते हैं।